नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग के बीच में अमेरिका का झुकाव दोस्तों शुरुआत से यूक्रेन की तरफ रहा था, यह हम बखूबी जानते हैं। लेकिन अब दोस्तों जो बाजी है, जो अब हालात हैं, वो हमको काफ़ी बदलते हुए दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने और अब रूस अमेरिका के बीच में सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी सारे सवालों को क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। मतलब कि इस समय अमेरिका का झुकाव कहीं ना कहीं रूस के प्रति बना हुआ है। क्या अब यूएस रूस के साथ में है? कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं। जो इस तरह के इंडिकेशंस आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? और दोस्तों इस बात से यूरोपीय देश, विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से रहे हैं। जी हाँ, यूरोपीय देश आखिरकार वो अब परेशान क्यों हैं, या यूरोप क्यों परेशान है? आगे आखिरकार क्या होने वाला है दोस्तों? ये युद्ध शांति वार्ता पे आकर के रुकेगा, या फिर दोस्तों ये युद्ध एक बहुत ही बड़ा, जी हाँ, एक कोहराम रूपी रूप लेगा? इन तमाम बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। पहला दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्या अब यूएस रूस के साथ में है? मतलब कि अमेरिका अब रूस के सपोर्ट में आ चुका है। एक्चुअली यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उनका नाम दोस्तों पीट हेगसेथ, ठीक है। इन्होंने हाल ही में ये कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजेगा। जो अब तक यूक्रेन को अमेरिका अपना सैनिक भेज रहा था, ठीक है, अमेरिका वाले यूक्रेन को लगातार सपोर्ट कर रहे थे सैनिकों के माध्यम से, वेपन्स के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से। अब वो क्या होगा, उसको सैनिक सपोर्ट नहीं भेजेगा और यूक्रेन की सैन्य सहायता में, या इसके बाद से क्या होगी, कमी आ जाएगी और यूक्रेन कहीं ना कहीं हार सकता है। या फिर दोस्तों इसका हम लोग एक एंगल ये भी निकाल सकते हैं कि क्या पता शांति वार्ता का एक बहुत ही निंजा ट्रिक हो अमेरिका की, क्योंकि वो चाहता हो कि कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। अगर रूस ने जिया मन नहीं बनाया युद्ध समाप्त करने का, तो यूक्रेन को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि उसकी अब सप्लाई रुक चुकी है। और रूस और अमेरिका के बीच में दोस्तों सऊदी अरब में पिछले दिनों हुई बैठक में यूक्रेन को नहीं बुलाया गया था, सोचिए। और वहीं पर ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार भी लगाई कि शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़े, नहीं तो उनके पास कोई देश उनके सपोर्ट में नहीं बचेगा। हालांकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि अमेरिका की नीति में बदलाव हमको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शायद उससे कहीं ना कहीं ये उनको मजबूर कर रहा है यूक्रेन को कि वो अपने हथियार डाल दे और शांति समझौता कर ले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिरकार यूरोप क्यों परेशान है। सो गाइस, यूरोपीय देश जिसको हम बोलते हैं ईयू, विशेष रूप से इसमें आपका जर्मनी आता है, फ्रांस आता है और ब्रिटेन, ठीक है, यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से हैं। यूक्रेन का जो सपोर्ट कर रहे हैं इस समय जर्मनी भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, ब्रिटेन भी कर रहा है। और यहाँ पर ईयू ने यूक्रेन को लगातार मदद दी है। जब से युद्ध ये हुआ है तब से अब तक लगातार यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा था, पहले तो अमेरिका भी कर रहा था, अमेरिका ने कदम पीछे कर लिया है, लेकिन अभी भी वर्तमान समय में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इसके सपोर्ट में उतरे हुए हैं। लेकिन ट्रंप प्रशासन के रुख से यूरोप को अब डर है कि अगर अमेरिका की सहायता कम हो जाती है तो उसे अकेले ही यूक्रेन का समर्थन करना पड़ेगा, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन तमाम देशों के लिए चुनौती भी है, जर्मनी के लिए भी, फ्रांस के लिए और ब्रिटेन के लिए भी। और यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिना वेपन्स के, बिना हथियारों के, बिना सैनिकों के युद्ध में कैसे उतरें। अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। सो गाइस, शांति वार्ता की संभावना लगातार बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों ये यूक्रेन, रूस, यूएस और यूरोप के बीच में जी हाँ संतुलन पर अब निर्भर करेगी कि शांति को अंजाम मिलेगा, शांति वार्ता को अंजाम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सो गाइस, ट्रंप और पुतिन के बीच में संबंध और यूरोप की सक्रियता प्रक्रिया को आकार दे सकती है। जी हाँ, ट्रंप और पुतिन का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं इस शांति वार्ता को एक सही आकार दे सकती है। यूक्रेन की मदद से यूएस के पीछे हटने पर यूरोप को अधिक जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है, जी हाँ, यूक्रेन की। और रूस की परमाणु धमकियाँ और यूक्रेन में बढ़ते हमले से क्षेत्रीय जो अस्थिरता है, जी हाँ, वो बनी रह सकती है। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं यूक्रेन इस हालत में नहीं है कि वो इस युद्ध को लंबे समय तक चला सके, सर्वाइव कर सके। जी हाँ, युद्ध में कभी भी किसी का कोई भला नहीं होता। हाँ, लगता है कि हमने वर्चस्व स्थापित कर लिया, हम नहीं झुके, हमने अपने एरिया में विस्तार कर लिया, लेकिन इससे ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट किसी कुछ खास नहीं मिलता है। सबसे जो हानि होती है वहाँ की जनता को हानि होती है। और इस युद्ध को अब समय काफ़ी अधिक हो चुका है। अब कहीं ना कहीं दोनों को बैठ करके शांति की वार्ता पर शांति से संबंधित बातचीत करनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर अहम को अपने दरकिनार रखते हुए शायद आने
वाले समय में इन दोनों के बीच में शांति बन जाए। बट आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्या वास्तविक रूप से युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए? अब बहुत हो गया, जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब वास्तविक रूप से जी हाँ, पहले से ही काफ़ी अन्य देशों के अंदर युद्ध चल रहे हैं, अब हमको कोई और युद्ध नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, अभी हाल ही में जेलेसंकी ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। एक्चुअली व्लादिमीर जेलेसंकी ने गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो एम्बेसडर हैं उनसे ये कहा है कि जो रूस के साथ जी हाँ शांति समझौता करने से पहले उनके देश को सुरक्षा की विश्वसनीयता की गारंटी चाहिए, जी हाँ, अमेरिका से। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव में जो रिटायर्ड अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल है कीथ गैलोंग से मुलाकात की थी। और जेलेसंकी ने यह कहा है कि गैलोंग के साथ में उनकी बातचीत एक काफ़ी प्यारी उम्मीद दिखा रही है। हमें अमेरिका के साथ मजबूत समझौते की ज़रूरत है, जी हाँ, और अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। अर्थव्यवस्था भी इम्पॉर्टेंट है और उस देश की सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं तमाम देशों के ऊपर भी क्या होती है? अप्लाई होती है, राइट। जनरल कैलोंग के साथ में अपनी फ्रंट लाइन स्थिति रूस में बंद हमारे सभी कैदियों को जी हाँ रिहा करने और सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की जाए। इनका कहना दोस्तों ये है कि हमें फाइनली सुरक्षा चाहिए, जेलेसंकी ने ये बोला है। क्या आप अब इनकी बात से सहमत हैं? क्या वास्तविक रूप से अगर आप दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते तो आप किसका सहयोग देते? जी हाँ, रूस का या फिर दोस्तों यूक्रेन का, या फिर दोनों का ही सहयोग करते, लेकिन उससे पहले शांति वार्ता के माध्यम से जी हाँ जिन जिन कैदियों को जी हाँ इन्होंने जी हाँ कैद किया है उन सबको रिहा करते। क्या वास्तविक रूप से ट्रंप की अब तमाम देशों के ऊपर चलती है? जो ट्रंप लगातार जी हाँ टैरिफ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपनी धमकियां बरसा रहे हैं, धमकियों की बारिश कर रहे हैं टैरिफ के माध्यम से, ठीक है। क्या उनकी धमकियों का असर हमारे ब्रिक्स देश पर पड़ेगा? जो उन्होंने कहा था 100% टैरिफ लगा दूंगा, अभी चंद घंटों पहले उन्होंने 150% टैरिफ तक की धमकी कुछ देशों को दे डाली है। क्या दोस्तों वास्तविक रूप से क्या अब ट्रंप की जी हाँ दुनिया में नहीं चलती है? अगर चलती है तो किस देश की चलती है? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। वापस हम दोस्तों टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अब जानते हैं इस बात को कि आखिरकार जो ये रूस और अमेरिका है, क्या ये वास्तविक रूप से दिल से पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ आकर के खड़े हो चुके हैं, या फिर दोस्तों अभी हाल ही में दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा शीत युद्ध चल रहा है। भैया मैं शीत युद्ध इसलिए बोल रहा हूँ कि चंद दिनों पहले आपको पता होगा किस तरह से अपने अपने देश के फाइटर जेट बेचने को लेकर के इन दोनों ही देश के बीच में जूतन पैजार चल रहा था, सर फुटबॉल चल रहा था। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कोल्ड वॉर अभी वर्तमान समय के अंदर चल रहा है। एक्चुअली दोस्तों भारत ने आखिरी बार 2016 में फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे थे, ये आपको बखूबी याद होगा। और अब वर्तमान में हमारा जो भारत देश है वो अपने हवाई बेड़े को थोड़ा अपडेट करना चाहता है। तो ये पड़ोसी जो हमारा देश है जिससे हमें खतरा बना हुआ है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बारे में, जी हाँ जिससे हमें खतरा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो डिफेंस है उसको और भी अधिक स्ट्रांग कर रहा है। सो गाइस हमारा अगर जो हमारा हवाई बेड़ा है वो वैसे वास्तविक रूप से अभी भी इतना मजबूत नहीं है। देखिए वर्तमान की जो सरकार, जो केंद्र सरकार है वो लगातार डिफेंस में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ खर्च करने पर आतुर हो चुकी है और जो हमारी आवश्यकता भी है। और इसी बात को लेकर के रूस और अमेरिका के साथ में हमारी एक मीटिंग हुई थी। जी हाँ, रूस का जो फाइटर जेट है Su-57 हम इसको खरीदने के विचार अब बना चुके हैं, ठीक है। वहीं पर अमेरिका ने हमें एक ऑफर दिया है कि मेरे पास में F-35 एक फाइटर जेट है। मतलब कि अब रूस का जो फाइटर जेट है Su-57 और अमेरिका का F-35 दोनों के बीच में अब एक बहुत बड़ी होड़ स्टार्ट हो चुकी है कि हमसे बाय करो, हमसे बाय करो वगैरह वगैरह। और अमेरिका का ये दावा है कि जो हमारा जेट है, मतलब जो अमेरिका का F-35 जेट है ना, वो रडार को पूरी तरीके से मात दे सकता है। जबकि रूस का ये कहना है कि जो उसका फाइटर जेट है Su-57 उसने यूक्रेन के युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, जी हाँ, और अपनी क्षमता को इसने जाहिर कर दिया है। सो गाइस एक होता है डॉक्यूमेंट में दिखाना और चीज़ों को ले लेना, और एक होता है कि जिसने उस वस्तु को यूज़ किया हो, जी हाँ उसका एक्सपीरियंस सुन करके, जो आपने एक्सपीरियंस लाइव देखा भी हो, आप उस पर ज़्यादा जल्दी बिलीव करोगे। तो इसलिए हम लोग Su-57 पर अधिक बिलीव कर रहे हैं। अगर हमें दोस्तों अमेरिका से जो उसका F-35 फाइटर जेट है वो बाय नहीं करा तो इससे हमें क्या खतरा हो सकता है? एक्चुअली यहाँ पर अमेरिका का मुंह फूल सकता है, अमेरिका गोलगप्पा बन सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो F-35 है इसका जो रेट है वो काफ़ी अधिक है Su-57 के कंपैरिजन में, और हमारा दोस्तों बजट जो है इंडिया का बहुत ही लिमिटेड है।
और अगर हम रूस से फाइटर जेट Su-57 बाय कर लेते हैं, F-35 को अगर हम इग्नोर कर देते हैं और अमेरिका ने कभी गलती से जी हाँ कम रेट पर या फिर कुछ कम दाम पर पाकिस्तान को अगर ये F-35 सेल कर दिया तो हमारा क्या होगा? हमारी जो डिफेंस है वो और भी अधिक वीक हो सकती है। अगर पड़ोसी देश मजबूत होगा, जी हाँ उसको तो मौका चाहिए हमला करने का, वो कभी भी ताबड़तोड़ हवाई जहाज़ के माध्यम से अपने ठीक है फाइटर जेट के माध्यम से हमारे ऊपर हमला कर सकता है। सो गाइस अभी हाल ही में अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, ठीक है, स्काई फोर्स के नाम से। उसमें यही हाल था, पाकिस्तान के पास हमसे एडवांस ठीक है जो फाइटर जेट है वो ऑलरेडी है, और अमेरिका ने अगर गलती से जो F-35 उसको सेल कर दिया तो हमारी डिफेंस पर एक बहुत बड़ा या बोल्ड लेटर में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। क्या होगा, हम किस पे डील लॉक करेंगे? क्या हम दोनों ही देशों से अभी कैपेबल हैं कि हम S-57 भी बाय कर लें और F-35 भी बाय कर लें? क्या हम इस कंडीशंस में हैं? तो सच कहूँ तो इस कंडीशन में अभी हम नहीं हैं। हमें किसी एक को पे ही डील अपनी लॉक करनी होगी। बट अगर दोस्तों आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर होते, अगर डिफेंस मंत्री होते, रक्षा मंत्री होते, तो आप आखिरकार किस से फाइटर जेट बाय करते? रूस से या फिर अमेरिका से? आप Su-57 को बाय करते या फिर F-35 को? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना, और क्यों करते ये भी, उसके पीछे की वजह भी आप मुझे टाइप करना मत भूलिएगा। अगर आप सिपरी की रिपोर्ट को ध्यान से देखोगे, जी हाँ सिपरी की रिपोर्ट जो तैयार होती है वो तमाम देशों का डाटा शेयर करती है कि आखिरकार XYZ ईयर में किस देश ने कितने हथियार को इंपोर्ट किया है और किस देश की क्या रैंक है हथियार के इंपोर्ट के मामलों में। जी हाँ वो क्या करती है, ये रैंक तैयार करके ठीक है वैश्विक स्तर पर जारी करती है। तो 2019 से लेकर के 2023 के बीच में जी हाँ हथियार के ठीक है इंपोर्ट के जो हमारा ग्लोबल शेयर है इंपोर्ट का, वो भारत का जो हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा है 9.8%, और 1/3 से अधिक आर्म्स इंपोर्ट अब भी जी हाँ रूस के साथ हमारा बना हुआ है। मतलब कि मैक्सिमम जो हम आर्म्ड जो हम लोग बाय करते हैं, जो वेपन्स बाय कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो हम इंपोर्ट करवाते हैं या फिर किस देश से हम बाय करते हैं वो करते हैं हम रूस के साथ में। और दूसरे नंबर पर 33% दोस्तों जो हम बाय करते हैं अपने पूरे वेपन्स का वो करते हैं सेकंड नंबर पे फ्रांस से। आपको दोस्तों याद होगा कि जो हमने राफेल बाय करे कहाँ से करे थे? फ्रांस से करे थे, ठीक है। और जबकि अमेरिका का जो हिस्सा है वो केवल 13% है। तो इस परसेंटेज के हिसाब को अगर आप ध्यान में देखोगे तो आप यही पाओगे कि हमारी जो उम्मीद है या फिर जब ये लॉक डील करेंगे अपनी ठीक है फाइटर जेट को लेकर के वो करेंगे रूस के साथ, राइट। अब भारत आने वाले वर्षों में अपनी सेना को और भी अधिक क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और इस अपडेशन के लिए $200 बिलियन से ज़्यादा हम लोग अब क्या करेंगे इस डिफेंस के अंदर खर्च करने वाले हैं। या इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा फाइटर जेट का, क्योंकि देश के लड़ाकू विमान बेड़े के पुराने विमानों को अब हटाया जाना हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हमको अपने स्काई को भी काफ़ी सिक्योर रखना है, वरना कोई पड़ोसी देश अपना फाइटर जेट उठाएगा हमारे ऊपर बम्बार्डिंग कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ध्यान रखिएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ईंट का जवाब जी हाँ अगर आप बड़े पत्थर से दोगे तो आपके पास बड़ा पत्थर होना भी आवश्यक है। जी हाँ, क्योंकि मुसीबत के समय पर आपकी तैयारी जी हाँ स्ट्रांग होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।